हेलो, वेलकम टू द अनदर क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। हमने पढ़ा था मीनिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी क्या होते हैं। फिर हमें पढ़ना है कि हाउ टू डू इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं उससे पहले पढ़ना ये जरूरी है कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करते ही क्यों है। व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। आज क्या पढ़ना है, व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। आज सिर्फ यही टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, और टॉपिक को पढ़ के फटाफट क्या करेंगे, रील्स देखने वापस चले आएंगे। ठीक है, चलो तो आज पढ़ना है व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। हेडिंग क्या है, व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इसके रीजन क्या है, चार है ना, ये चार रीजन पढ़ लेंगे और हमारा नीड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम की। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के लिए इन्वेंटरी का वैल्यूएशन जानना जरूरी होता है। फिर सेकंड पॉइंट है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर है लिक्विडिटी एनालिसिस और लास्ट है स्टैट्यूटरी कंप्राइज। ये चार पॉइंट पढ़ लेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट में, कौन सा है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो कैसे हमारी इनकम को इफेक्ट करता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, पहले उसका लॉजिक समझेंगे फिर उसके आगे की बात करेंगे। चलो आ जाओ नोट्स पे। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो ये नोट्स इसी यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे रीलिंक हो जाएगा आपको फोन और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बोर्ड नोट्स क्लास वाइज रहेंगे, जैसे बोर्ड नोट्स फॉर इन्वेंटरी क्लास 1 एंड 2 तो वो एक हो सकते हैं, तो उस तरह से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में और सी फाउंडेशन में अगर ये चैप्टर के पहले अगर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है तो कुछ चीजें पढ़ी होंगी, जैसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये है अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या होता है, बहुत सिंपल, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड amount, particular and amount. This is the format of your trading account. लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड जो भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट, और जो राइट हैंड साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। सिंपल, ठीक। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको फिल करता हूँ, तो अगर आपको क्लास 11th का कुछ कुछ बेसिक याद है तो सबसे पहले क्या आएगा डेबिट साइड में, क्या आएगा, परचेज की ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर आता है टू परचेसेस, टू परचेसेस। फिर उसमें से कुछ चीजें लेस होती हैं, जैसे परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न। तो परचेस यहाँ पे मेंशन करूंगा, परचेस रिटर्न को लेस कर दूंगा। ठीक है, फिर और क्या आता है, सो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पढ़ा है, साइंस बैकग्राउंड से है, बायो बैकग्राउंड से, और अगर कॉमर्स में पीछे बैठते थे बैक बेंचर्स तो नहीं पढ़ा होगा, तो क्या करना, याद कर लेना। ठीक है, अब इससे ज्यादा बेसिक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर आते हैं क्रेडिट साइड में, सबसे पहले क्या आएगा, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स हम यहाँ लिखेंगे, सेल्स रिटर्न को यहाँ से लेस कर देंगे। फिर क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज दिस अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट की चीजें लिख ली, क्रेडिट की चीजें लिख ली। अब जो बैलेंसिंग फिगर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहले लिखते हैं, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। सो बी डॉट एफ, बी डॉट एफ का मतलब बैलेंसिंग फिगर, कुछ गलत मत समझना। ठीक है, इसी तरह अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस लॉस। तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। क्या एक क्वेश्चन में, क्या एक ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों चीजें हो सकती है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी ग्रॉस लॉस भी, नहीं, कोई एक ही चीज होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, और ये आ गया आपका ग्रॉस लॉस। क्या इसके अलावा कोई और चीज आती है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं। ठीक है, तो दिस इज द योर टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया आपका टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, चलो अब समझना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इसका लॉजिक क्या है? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला इसका लॉजिक क्या है? तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि सर सेल्स में से माइनस करना है, सेल्स में से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक, माइनस करना है परचेसेस, माइनस करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्लस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यही है ना मतलब? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सेल्स में से, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इस तरह लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल से ही आएगा, अगर सेल होगी तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, बिना सेल ग्रॉस प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है हमें उसका मतलब नहीं पता। आप बोलेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, हमें उसका मतलब नहीं पता। लेकिन आप जो कह रहे हो वो लॉजिकली तो ठीक लग रहा है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितने की सेल की है उसकी लागत कितनी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 80 रुपीज में मैंने किसी चीज को परचेज किया और 100 रुपीज में सेल कर दिया, सो 20 रुपीज का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। 100 रुपीज क्या हो गई मेरी? सेल। तो 80 रुपीज क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं अपने इंडियन अकाउंटिंग में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप बोलेंगे हाँ लॉजिक बिल्कुल ठीक है, 80 का खरीदा था, 100 में बेचा, 20 रुपए कमाया, 20 रुपए प्रॉफिट है, 100 रुपए सेल है, 80 रुपए क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो यहाँ जो आप कह रहे हो ना सर कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है वो मुझे नहीं पता। तो ठीक है, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे लिख लो बाय डायरेक्ट इनकम, है ना? देखने नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है किसी केस में आ जाए। ठीक है, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन क्या है ना, बाद में बोलोगे कि अरे डायरेक्ट इनकम भी तो होता था, बोला ही नहीं, हमको नहीं बताया, तो इसलिए लिख लो। ठीक है, सो डायरेक्ट इनकम, ठीक है, माइनस डायरेक्ट इनकम, ये क्या है आपका फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या है आपका फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब समझना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बना? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट इनकम इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ गुड
सोल्ड, अगर जिस उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर आप माइनस करोगे सेल्स में से तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। क्या निकलेगा, प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ठीक है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला लिखा है ना सर, वो क्या याद करना है, क्योंकि लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझो उसका भी लॉजिक। जैसे ईयर क्या होता है, स्टार्ट, और ईयर क्या होता है, एंड। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं ईयर स्टार्ट में आपके पास 100 यूनिट थे, ईयर स्टार्ट में आपके पास 100 यूनिट थे, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने 500 यूनिट और परचेज किए, तो जो 100 यूनिट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर थे वो क्या हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक, वो क्या हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। और जो आपने परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर वो क्या बन गया आपका परचेसेस। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलता हूं कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितने यूनिट बचे, 80 यूनिट्स। मेरे पास कितने यूनिट बचे एट द एंड ऑफ द ईयर, 80 यूनिट्स। तो ये क्या है मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक। सो मैं आपसे बोलता हूं कि कितना प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया, कितना प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया। सो आप अगर अकाउंटिंग नहीं भी जानते हैं तो आप भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि सर 100 यूनिट्स थे आपके पास, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मेरे पास 100 यूनिट्स थे। फिर आपने 500 यूनिट्स परचेज करी, मैंने कहा बिल्कुल 500 यूनिट परचेज करी, ठीक। तो कितने होने चाहिए आपके पास, 600, मैंने कहा हाँ 100 थे, 500 परचेज किए, 600 यूनिट्स होना चाहिए। फिर आपने बोला कि सर लेकिन एट द एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स बचे, मेरे पास कितने यूनिट बचे, 80। सो जो 520 है, जो बैलेंसिंग फिगर है 520, वो क्या कर दिया मैंने, सेल कर दिए। सेल यूनिट कितनी हो गई, 520, मतलब 100 थे, 500 खरीदे और बचा 80, तो 520 यूनिट्स क्या कर दिए मैंने, सेल कर दिए। ठीक है, और इस 520 की जो कॉस्ट थी, इन 520 की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट मतलब परचेसिंग, जो परचेस करते समय जो कॉस्ट मैंने पे करी, जो कॉस्ट थी वो क्या बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो क्या बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ये है लॉजिक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जहां पे आप ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट इनकम। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम आपको देखने नहीं मिलेगी, तो मेन फॉर्मूला क्या बचा सिर्फ आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने इसी एग्जांपल के सबसे पहले फ्रेज में, जहां पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेसेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, तो हाँ ये आपका फॉर्मूला सही है। अब आपको इसको क्या करना है, बस एडजस्ट करना है विद द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एडजस्टमेंट। जैसे जैसे यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को अगर मैं और डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्लस दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगर जितना पार्ट ये वाला है अदर देन सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसी में लिख लो डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो वो सब क्या है आपका एक अलग पार्ट है, तो इन अगर पार्ट को मैं ले जाके कहीं और डंप करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें नेगेटिव में है ना, मैं इसको इक्वल्स टू के उस पार ले जाऊंगा, तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो वो के क्या बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यही फॉर्मूला बनेगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट इनकम इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या बना मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने इनकम निकाली, कैसे, थ्रू द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, चलो तो बहुत हौच पौच हो गया है, थोड़ा सा आसानी से लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सेल्स तो इसको आप मान लीजिएगा नेट सेल, मतलब सेल्स रिटर्न के बाद की सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, फिर इसी फॉर्मूले को अगर मैं और तोड़ता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट इनकम, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट इनकम, देन दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ये ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट है उसे भी आप ले लीजिएगा, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे होगा। तो समझो ना, बता रहा हूं, समझो। जैसे यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक। अब बेटा इतना तो याद करना पड़ेगा, अगर इतना याद नहीं हो रहा तो इतना तो याद कर ही लेना, ठीक है। हमको क्या बनना है, थ्री इडियट देखिए, चतुर प्लस रेंचो, तो चतुर याद करता है, रेंचो समझता है, तो सिर्फ चतुर बन के अच्छा नहीं है और रेंचो बन के भी अच्छा नहीं है ना, चीजें समझ रहे हो, पेपर में लिख ही नहीं पाओगे, इससे अच्छा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। तो करना क्या है, समझो भी याद भी करो। चलो आते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बनाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, अब मैं इतना स्पीड में हो तो गंदा गंदा बनाऊंगा, ठीक है, ज्यादा सुधारूंगा नहीं। तो टू ओपनिंग स्टॉक, सपोज ओपनिंग स्टॉक है 100 रुपीज, अगर ओपनिंग स्टॉक है 100 रुपीज, टू परचेसेस 500, ठीक है, डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आता हूँ बाय सेल्स, कितना 800, एंड देन बाय क्लोजिंग स्टॉक 80 रुपीज, ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, मैं अगर टोटल करूंगा तो क्रेडिट साइड पे टोटल आएगा 880, फिर उसी टोटल को अगर मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा तो कितना होगा 880, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज करेंगे बेटा, जब भी करेंगे तो ये कैलकुलेटर के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। 880 माइनस 100 माइनस 500, दैट कम्स टू 280, ठीक है, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल, आसान है बिल्कुल, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा, ठीक है। तो पहला केस मुझे चेंज करना है, ठीक है, कलर स्कीम दूसरी कर देता हूं। आते हैं पहला केस, अगर अगर मैं अपनी सेल्स, अच्छा पहले ओरिजिनल आंसर लिख लेते हैं फिर चेंज करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल आंसर क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट इज 280, closing stock is 80 and opening stock is 100, ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक चीज। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक चेंज करना है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक चेंज करना है, तो अब मेरा आंसर क्या होगा, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर दिया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर दिया, 80 रुपीज था मैंने 100 कर दिया, ठीक, तो टोटल कितना हो गया 900, टोटल कितना हो गया 900, 900 माइनस 100 माइनस 500, दैट कम्स टू रुपीज 300, ठीक। सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया, वैसे ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे ही मेरा जीपी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज किया था बाय 20, कैसे, 80 रुपीज था 100 रुपीज किया, तो मैंने 20 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 280 से कितना हो गया, पहले कितना था ग्रॉस प्रॉफिट 280, अब कितना हो गया 300, ये भी क्या हुआ 20 रुपए से इंक्रीज हो गया। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज किया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक। अब मैं करूंगा दूसरा एडजस्टमेंट, जहां पे मैं क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज करूंगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। क्लोजिंग स्टॉक पहले था 80, फिर मैंने इंक्रीज किया 100, अब मैं क्या करूंगा डिक्रीज करूंगा, तो 100 था
और फिर ओरिजिनल था 80, अब 80 से नीचे करूंगा 60, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कर दिया 60, ठीक है। तो माय क्लोजिंग स्टॉक इज 60। टोटल कितना होगा 800 प्लस 60 दैट इज 860। 860 का टोटल डेबिट साइड में भी लिखूंगा माइनस 500 एंड 100 दैट कम्स टू 260, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज किया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया डिक्रीज हो गया, ठीक। तो मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन, जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज किया बाय 20, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया डिक्रीज हो गया बाय 20। तो मैंने क्या देखा कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कम, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक कम करूंगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों का क्या है डायरेक्ट, ये दोनों का रिलेशन क्या है डायरेक्ट रिलेशन। इन दोनों का रिलेशन क्या है डायरेक्ट रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये क्या है डायरेक्ट, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। किस किस का, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। चलिए अब आता हूं खुरापात पे, दूसरी चीजें चेंज करूंगा, जैसे सारी चीजों को कांस्टेंट कर दूंगा जैसे ओरिजिनली थी। जहां पे मैं क्या करूंगा क्लोजिंग स्टॉक को लिख दूंगा ओरिजिनल 80, ठीक है। अब मुझे क्या करना है चेंज करना है हमारे ओपनिंग स्टॉक में, मुझे चेंजेस करने हैं लेकिन कहाँ पे हमारे ओपनिंग स्टॉक में, ठीक। सो ओपनिंग स्टॉक था 100, अब मैं इसको चेंज करूंगा, पहले क्या करूंगा इंक्रीज करूंगा। चलिए तो आते हैं ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज करने, 100 था मैंने कर दिया 120। अब देखते हैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है, टोटल होगा 880, बिल्कुल ठीक, टोटल होगा 880 माइनस करूंगा 120 माइनस 500, सो माय ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू रुपीज 260। ओरिजिनली क्या है ये ब्लू, जहां पे ग्रॉस ओपनिंग स्टॉक जब 100 था तब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था 280। अब मैंने ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज किया है बाय 20 रुपीज दैट इज 120 किया है मैंने अपने ओपनिंग स्टॉक को, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 260, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, ठीक। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन क्या आता है कि अगर मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज करता हूं बाय 20 तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट फॉल बाय 20, माय ग्रॉस प्रॉफिट फॉल्स बाय रुपीज 20। यही हुआ है ना, मेरे पास वो पहले ओरिजिनली ओपनिंग स्टॉक कितना था 100, तब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था 280, फिर मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक कर दिया 120, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया फॉल कर गया 260 पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला ऑब्जर्वेशन कि जब भी मैं ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज करूंगा, जब भी मैं ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज करूंगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक। ये है मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है मुझे ओपनिंग स्टॉक को कम करके देखता हूँ कि भाई बढ़ाया, तो मैंने देख लिया कि जैसे ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। अब मुझे करना है कि मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को कम करता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चीजों को वापस से सेम करेंगे, 100 मिटाइए, ये मिटाइए, यहाँ अलग करिए, ये अलग करिए। चलिए अब अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक जो ओरिजिनली था 100, फिर मैंने 120 करके देखा, अब मैं इसको डिक्रीज करता हूँ टू 80 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ का टोटल सेम होगा 880, 880, यहाँ का टोटल भी सेम होगा 880, 880, 880 माइनस 80 दैट कम्स टू 800 माइनस 500 दैट कम्स टू 300, ठीक है। अब मैंने क्या किया ओपनिंग स्टॉक को कम किया है, तो मेरा अब क्या ऑब्जर्वेशन आया कि जैसे ही मैंने हमारे ओपनिंग स्टॉक को डिक्रीज किया बाय 20, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय रुपीज 20, यही हुआ ना। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 280, अब कितना हो गया 300, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था 100 और मैंने इसको डिक्रीज किया 80, तो ये क्या हुआ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि जब जब मैं ग्रॉस ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाता हूँ, जब जब मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाता हूँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है, जब जब मैं ओपनिंग स्टॉक को कम करता हूँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता इनवर्स रिलेशन कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाएगा इनवर्स रिलेशन। पढ़ा है साइंस में, किसी चीज को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ती है तो डायरेक्ट रिलेशन, किसी चीज को बढ़ाने कम करने से दूसरी चीज भी कम होती है तो क्या है डायरेक्ट रिलेशन।
लेकिन किसी चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम होती है, किसी चीज को कम करने से दूसरी चीज बढ़ती है, तो क्या है इनवर्स रिलेशन। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड चेंजेस इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्रॉस प्रॉफिट। जब जब आप ओपनिंग स्टॉक को चेंज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इनवर्सली रिएक्ट करेगा, बढ़ाएंगे तो कम होगा, कम करेंगे तो बढ़ाएगा। लेकिन जब जब आप क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट को चेंज करेंगे, वो रिलेशन हमेशा क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा। सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई। सर बोलेंगे अभी भी सर ये बताओ कि व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन का पॉइंट नंबर 1 डिटरमिनेशन ऑफ इनकम क्या है इसका मतलब। तो बेटा इसका मतलब ये है, समझो, अगर मैंने अपनी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत लिख दी, अगर मैंने अपनी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत लिख दी, गलत वैल्यू कर दिया, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम और ज्यादा हो सकता है। और अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गलत कैलकुलेट हो गया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट उठ के कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलत ग्रॉस प्रॉफिट गया तो मेरा क्या बनेगा, गलत नेट प्रॉफिट। मुझे क्या बनेगा, गलत नेट प्रॉफिट। और वही गलत नेट प्रॉफिट उठ के कहाँ जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट में इन योर बैलेंस शीट। तो मेरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, गलत। इसलिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के लिए क्या है जरूरी, कि सही वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, सही वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सही वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें जरूरी सही नहीं होंगी तो आपको गलत इनकम डिटरमाइन हो जाएगी, जिसपे आप गलत टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट को भी लॉस है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बेटा आप सही डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम करें, और उस सही डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के लिए आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे नहीं भरना है टैक्स, भाई मुझे पैसे बचाने, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक इतना कम कर दूंगा कि मेरी इनकम भी उतने से कम हो जाए और मुझे टैक्स ना देना पड़े। या फिर मुझे अगर मान लो लोन लेना है, लेकिन बैंक बोला कि सर इतने इनकम में तो आपको लोन नहीं मिल सकता, आपका प्रॉफिट बहुत ही कम है, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक इतना ज्यादा इंक्रीज करके दिखा दूंगा अपनी बुक्स में गलत वैल्यूएशन से, जिससे क्या होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, इवेंचुअली मेरी नेट इनकम भी बढ़ जाएगी, जिससे मुझे क्या होगा, वो लोन मिल जाएगा। तो ये क्या है, सही डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के लिए आपका इन्वेंटरी का वैल्यूएशन सही होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्या है फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है, चलिए तो जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अब इसको आप एक बार रीड करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसको रीड करिए, देन वी विल प्रोसीड। वीडियो को बेटा आगे मत बढ़ाना, ठीक है, इसको पहले रीड। मैंने आपको इसी नोट्स में ये चार्ट बना के दिया है, जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से इनकम कम होगी। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से इनकम कम होगी, क्लोज ओपनिंग स्टॉक के कम होने से इनकम बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। ये दोनों क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, और ये दोनों क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन। सॉरी, एक मिनट, इसमें दो पार्ट है आपके डायरेक्ट रिलेशन। कौन कौन से, एक है ये डायरेक्ट, ठीक है, फिर ये भी है क्या आपका डायरेक्ट रिलेशन, और ये दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक के रिलेशन इनवर्स रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक के रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है,
बाय डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन, उसका एक टॉपिक हो गया कौन सा, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, की इनकम कैसी गलत डिटरमाइन हो सकती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर गलत है तो आपका इनकम भी गलत कैलकुलेट हो सकती है। ठीक, चलिए फिर आते हैं असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या होता है ये टॉपिक, तो ये टॉपिक होता है समझो। सबसे पहले तो आपके लिए एक न्यू वर्ड है, कौन सा वो है न्यू वर्ड, वो है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बैठा हूं तो ये क्या है मेरी पोजीशन, ये क्या है स्टेशनरी पोजीशन है ना, मैं रुका हुआ हूं। अगर मैं चलूंगा तो वो क्या होगी, मेरी पोजीशन हर बार मूवमेंट में चेंज होती जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। अगर सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। अगर आप एसीसीए जैसे कोर्स करेंगे तो वहां पे वो लोग बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। मतलब एक डेट, बैलेंस शीट कब बनती है, बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, एज ऑन 31st ऑफ मार्च दिस एंड दिस। तो एस ऑन क्यों लिखते हैं, कि उस डेट की बैलेंस शीट हमारी क्या है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च दिस एंड दिस। तो मतलब वो पूरे साल का खाचा है, वो पूरे साल की बुक्स है, मतलब पूरे साल की चीजें वहां रिकॉर्डेड है, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एस ऑन, मतलब आज की तारीख में ये है मेरी बैलेंस शीट। जिसका मतलब है कि बैलेंस शीट 29 तारीख की कुछ अलग होगी, 30 तारीख की अलग होगी, 31st की कुछ और होगी, आने वाले फर्स्ट डे और सेकंड डे की अलग अलग होगी। ठीक, तो दीस आर नॉट सेम, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट एस ऑन, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब बैलेंस शीट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हेडिंग क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, मतलब असर्टेनमेंट ऑफ मतलब नोइंग ऑफ, मतलब जानना। किसको जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन को। फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है मतलब हमारी बैलेंस शीट के बारे में बात हो रही है भाई साहब। ठीक है, अब समझना, बैलेंस शीट का फॉर्मूला, एक फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, यही होता है आपको फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखते हो, कैपिटल, फिर आप यहाँ पे बची हुई सारी क्या लिखते हो, आपकी करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, आपकी सबसे पहले फिक्स्ड असेट। ठीक, फिर फिक्स्ड असेट लिखने के बाद आप क्या लिखते हो, करेंट एसेट, और आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाती है, टोटल। आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाती है, टोटल, है ना। और जब पूरे मार्क्स अलॉट हो जाते हैं, लेकिन इसी करंट एसेट के अंदर कई चीजें आती हैं, जैसे कैश, जैसे डेटर्स, और जैसे ही क्या आती है, इन्वेंट्री। क्या आती है, इन्वेंट्री। याद करो पिछली क्लास हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री में क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट, तो इन्वेंट्री इज योर एसेट। लेकिन कौन सी एसेट है, करेंट एसेट है, फिक्स एसेट बोला क्या, नहीं बोला, तो कौन सी एसेट है, करेंट एसेट। क्यों, क्योंकि चीजें मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी करती है, कोई भी चीज एक साल के जल्दी ही हम उसको कंज्यूम करने को मानते हैं। ठीक, सो आपकी इन्वेंट्री इज योर पार्ट ऑफ करेंट एसेट। अब समझना, सपोज आपकी इन्वेंट्री की एक्चुअल जो वैल्यू है, आपकी इन्वेंट्री की एक्चुअल जो वैल्यू है वो है ₹1,00,000, वो है ₹1,00,000, बट it was shown as, yeah, it was shown in the balance sheet as ₹5,00,000। आपकी इन्वेंट्री का ओरिजिनल वैल्यूएशन है 1,00,000, लेकिन आपने उसको आपकी बैलेंस शीट में गलती से कितने का शो कर दिया है, 5,00,000 का। ठीक, सो क्या हुआ इससे, आपका इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन 4,00,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। आपकी इन्वेंट्री 4,00,000 रुपए से इंक्रीज हो गई। ठीक, जिससे क्या हुआ, आपकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके दिखने लगी। आपकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग दिखने लगी कि भाई आपके पास तो 4,00,000 रुपए की, आपके पास तो 5,00,000 रुपए की इन्वेंट्री है, मतलब 4,00,000 रुपए ज्यादा है ना। है तो एक्चुअली 1,00,000, लेकिन वो तो आपको पता है, लेकिन आपने गलती से क्या किया, या जानबूझकर आपने क्या किया, बिकॉज ऑफ योर फ्रॉड,
आपने अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा वैल्यू कर दिया। इससे क्या होगा, जो बैंक आपको लोन देना चाहते हैं, जो बैंक आपको लोन देना चाहते हैं, उन्हें लगेगा कि आपके पास तो 5 lakhs का इन्वेंट्री ऑलरेडी आपकी बुक्स में है, तो मतलब इवन दो अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो हम ये इन्वेंट्री को सेल ऑफ करके हमारा लोन रिकवर कर लेंगे। लेकिन क्या ये केस है, क्या ये केस है, अगर मैं 3 lakhs का लोन लेता हूँ तो क्या मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है कि मैं ये 3 lakhs का लोन अपनी इन्वेंट्री सेल करके दे पाऊँ? नहीं है। क्यों? मेरे पास इन्वेंट्री सिर्फ 1 लाख रुपए की है, ना कि 5 लाख रुपए की। लेकिन क्या हुआ, बैंक को तो लग रहा है कि मेरे पास इन्वेंट्री 5 lakhs रुपीज की है, तो ये क्या हो गया, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गलत आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये रॉन्ग इंप्रेशन दे रही है। इसलिए सही वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जरूरी हो जाता है फॉर योर असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर असर्टेनमेंट ऑफ योर बैलेंस शीट। इसलिए क्या जरूरी है कि हम हमारी इन्वेंट्री, हम हमारे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को सही वैल्यू करें हमारी बुक्स में। ठीक है, यही है इस पॉइंट का मतलब। सर पेपर में आएगा क्या? बेटा डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आ सकता है, और बाकी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ज्यादा नहीं है इस पॉइंट में, पहला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन समझाया ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से। अब इस सेकंड वाले पॉइंट को सिर्फ आप रीड कर लीजिए, एक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। चलो, तो आई होप आपने सेकंड पॉइंट भी पढ़ लिया जहाँ पे असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन था। अब हमें पढ़ना है थर्ड पॉइंट जो है लिक्विडिटी एनालिसिस। क्या है? लिक्विडिटी एनालिसिस। ठीक है, चलिए तो आते हैं लिक्विडिटी एनालिसिस के पॉइंट पे। दिस इज योर पॉइंट फॉर लिक्विडिटी एनालिसिस। ठीक है, क्या होता है लिक्विडिटी एनालिसिस समझो। स्कूल लेवल में आपने एक चीजें पढ़ी होंगी, क्या पढ़ी होंगी सर? आपने पढ़ा होगा करेंट रेशियो, आपने पढ़ा होगा करेंट रेशियो। कुछ याद आया? क्या लिखते थे? सी ए अपॉन सी एल, जिसका मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माई अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर करेंट रेशियो। फिर इसी के बाद एक रेशियो पढ़ा था जो हम भूल जाते थे, क्या था? लिक्विड रेशियो, विच इज योर लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या था? क्यू ए अपॉन सी एल। ए सर क्यू मतलब, क्यू मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं, क्यू मतलब क्विक एसिड, क्यू मतलब क्विक एसिड अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक, दिस इज देयर फॉर्मूला फॉर लिक्विड रेशियो। पर सर व्हाट इज क्विक एसिड? अब आपने पूछा क्विक एसिड क्या होती है, कुछ बच्चों को पता होगी, अच्छी बात है, कुछ को नहीं पता होगी तो वो और अच्छी बात है कि आज जान जाओगे। ठीक, तो क्विक एसिड होती है करंट एसिड माइनस क्विक एसिड माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड expense. What is quick acid? Current acid minus inventory minus prepaid expense is equals to quick acid is equals to quick acid. ठीक है, चलिए, so this is your formula for quick acid। पर सर समझाना क्या चाह रहा है, तो बेटा समझो। मान लो एक कंपनी है जिसके पास करेंट एसेट है 200 रुपीज की, जिसके पास करंट लाइबिलिटीज है 100 रुपीज की। ठीक है, एक कंपनी जिसके पास करंट एसेट है 200 रुपीज की और करंट लाइबिलिटीज है 100 रुपीज की। फिर इस कंपनी ने बोला कि व्हाट इज माय करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 200 अपॉन 100, दैट कम्स टू 2:1। कंपनी ने बोला ये वेरी गुड, हमारा करंट रेशियो 2:1 है, मतलब हमारे पास
करेंट एसेट 2 टाइम्स है हमारी करेंट लायबिलिटी से, मतलब हमारी जो लायबिलिटी उससे ज्यादा हमारे पास एसेट है। वेरी गुड, ठीक है, खुश हो गए सब लोग, ताली बजेगी, वेरी गुड। फिर आई अंदर की बात। फिर किसी ने बोला सर ये जो करेंट एसेट है इसमें आपके पास कैश है वो है ₹30। फिर आपके पास जो डेटर्स हैं वो हैं ₹20। फिर आपके पास जो इन्वेंट्रीज हैं वो है ₹150। क्या? हाँ, आपके पास जो कैश है वो है 30, जो इन्वेंट्री है वो है 20, जो सॉरी डेटर्स है वो है 20, लेकिन जो इन्वेंट्री है वो है 150। फिर जो करंट लायबिलिटीज है वो है आपकी टोटल 100, ठीक, और जो करंट लायबिलिटीज है वो एसेट्स आपकी है 100। कंपनी बोला ठीक है, अब मुझे बताओ मेरा क्विक रेशियो क्या हुआ, है ना। आपने तो उनको क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो अब बनाना है, ठीक है, आपने इसके पहले आपको सिर्फ करंट एसेट बताया। सो मैंने बोला क्विक रेशियो क्या है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, अब क्विक रेशियो एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। पर प्रीपेड एक्सपेंस जैसे कुछ नहीं है, ठीक है, तो जो है वही माइनस करेंगे अपॉन करंट लायबिलिटी। सो फॉर्मूला इज करंट एसेट 200 माइनस inventory of 150 minus prepaid expense of 0 divided by 100, that comes to the total of 50 upon 100, that comes to the ratio of 0.5 ratio 1, 0.5 ratio 1। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, क्या हो गया, आपके पास करंट रेशियो निकालते समय, आपके करंट रेशियो निकालते समय रेशियो क्या आया, 2:1। क्या आया, 2:1, कि हमारी जो एसेट है वो 2 टाइम्स है हमारी लायबिलिटी से। अच्छी बात है, ताली बजेगी, ठीक। लेकिन जैसे ही बात आई क्विक रेशियो में, लिक्विड रेशियो में, तो हमारी टाइटाई फेस हो गई। क्यों? क्योंकि हमने देखा हमारा रेशियो आ रहा है 0.5:1, दैट मीन्स हमारी जो क्विक एसिड है, जो क्विक एसिड है वो आधी है, वो आधे हैं हमारे करंट लायबिलिटी से। सो अगर इन केस हमें अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ गया तो हमारे पास जो करंट क्विक एसिड है वो क्या है, आधे, मतलब अगर ₹1 चुकाने हैं तो 0.5 मिलेंगे हमें अपनी क्विक एसिड से। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर लिक्विडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो, है ना, यही बोलते हैं क्विक रेशियो को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो। मीन्स कितने जल्दी आपका करंट एसिड आपकी लिक्विड एसिड कन्वर्ट हो जाएगी इन कैश, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड एसिड, लिक्विड रेशियो। क्यों? क्योंकि सबसे कठिन क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस को कैश में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने अगर आगे के 4 साल के रेंट पे कर दिया, अगर मैंने आगे के 4 साल या 4 महीनों का रेंट पे कर दिया है और मैं आज अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं वो पैसा ला सकता हूँ, जो मैंने पहले ही पे कर दिया रेंट में? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो मैंने पे कर दिया है, मुझे उन 4 महीनों में उस कॉस्ट को कवर करना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह जो स्टॉक है मेरे पास, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इतना सारा स्टॉक पड़ा है और आज ही मुझे पैसे चाहिए, तो क्या वो एक बार में बिक जाएगा इतना सारा स्टॉक? नहीं, उसको बेचना भी कठिन है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्विक एसेट निकालते समय करंट एसेट में से स्टॉक्स दैट इज इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, जिनको तुरंत कन्वर्ट करना लिक्विड में पॉसिबल नहीं है, जिसको टाइम लगता है लिक्विड में कन्वर्ट होने, तो हम उनसे क्या करते हैं, लेस। तो इसी सिचुएशन में क्या हुआ, करेंट एसेट है 2 टाइम्स ऑफ द करेंट लायबिलिटीज है, लेकिन देखा कि लिक्विड का क्या सीन है, तो हमने देखा लिक्विड एसेट जो है वो आधी है मेरे करेंट लायबिलिटी से। और वो क्यों है, क्योंकि इस करेंट एसेट में मेजर पार्ट किसका है, इन्वेंट्री का। मेजर पार्ट किसका है, इन्वेंट्री का, मतलब 1/3 से भी, मतलब 75% पार्ट किसका है, इन्वेंट्री का। इसलिए क्या हुआ, मेरे क्विक एसेट बहुत कम पड़ गई इन फ्रंट ऑफ माय करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो जब भी हम लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं, जब भी हम लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं, ये हमने क्या किया, लिक्विडिटी एनालिसिस की भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे पास कितना लिक्विड फंड होगा मेरी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो जब भी हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी इन्वेंट्री सही वैल्यू नहीं की है तो क्या हो जाएगा, लिक्विड एनालिसिस कम आ जाएगा। जिससे पिछले ही केस में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास तो इन्वेंट्री बहुत कम है, ऐसा है वैसा है, तो क्या हो जाएगा, आपका क्विक रेशियो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन वो असलियत नहीं है, तो गलत चीजें शो हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी एनालिसिस, और उसके लिए हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू होना बिल्कुल सही जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए रीड करिए, व्हाट इज लिक्विडिटी एनालिसिस।
फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टेटरी कंप्लाइंस और खत्म करेंगे इस क्लास को, ठीक है, और इस टॉपिक को। चलिए एक रीडिंग दे दीजिए। चलिए तो आई होप आपने लिक्विडिटी एनालिसिस को भी रीड कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़े। पहला कौन सा था कि डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, देन हमने पढ़ा असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर हमने पढ़ा लिक्विडिटी एनालिसिस। अब पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। कौन सा है, व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज हेडिंग का लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। अब स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है वो आपने लॉ में पक्का पढ़ लिया होगा, ठीक। इसका मतलब है किसी लॉ ने अगर आपसे कुछ करने को बोला है तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी लॉ ने आपको मैंडेट कर दिया है, बाध्य कर दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ठीक। जैसे अभी तक जो हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहे हैं ये तो हमने जान लिया कि भाई इनकम सही आ जाए, फाइनेंशियल पोजीशन सही आ जाए, लिक्विडिटी एनालिसिस सही आ जाए, ये तो हमने अपने पर्पस से बोला कि भाई हमको ये सब सही चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। फिर हमने बोला कि किसी और ने हमसे बोला है कि ये करना है, किसी ने बोला कि सरकार ने बोला क्या, नहीं, तो हम अभी तक खुद के मन से करते थे। फिर क्या हुआ, फिर सरकार ने आके बोला कि भाई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के हिसाब से आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन सही करना है, किसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के हिसाब से आपको इन्वेंटरी के वैल्यूएशन सही करना है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट, या उसके पहले आ जाओ ऑडिट, ऑडिट होता है, ठीक है। कौन कराता है ऑडिट, ऑडिट कौन कराता है, आपके पास कंपनीज और इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, दो कानून है जहां पे ऑडिट डिसाइडेड है, एक है कंपनीज एक्ट, एक है इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है कौन करेगा ऑडिट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स भी बोलता है ऑडिट कौन करेगा, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये क्या है, क्या आपकी चॉइस है कि ऑडिट कराना है कि नहीं कराना, नहीं, आपकी चॉइस नहीं है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट, आपका इनकम टैक्स एक्ट कहाँ पढ़ोगे बेटा, ये सीए इंटर में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी चल रहा है, जब तक आप सी इंटर में पहुंचोगे हो सकता है आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखने को मिले, ठीक। यहाँ पे किसने बोला है आपसे इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने आपसे बोला है इन्वेंटरी वैल्यूएशन करने के लिए, सेक्शन 40A(2) में, ठीक है। किसने बोला है, तो इनकम टैक्स एक्ट नहीं, क्या है ये, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। और आपसे बोला है कौन करेगा ये, तो ये करेगा सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं बोथ हूँ, मैं सीए भी हूँ सीएमए में हूँ, तो मैं ये ऑडिट भी कर सकता हूँ, मैं ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ये आपको कानून ने बोल दिया कि बेटा ये ऐसे और को वैल्यूएशन कराना है। सो अगर सरकार ने बोल दिया फिर तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बची, तो आपको ये कंप्लायंस कराना ही पड़ेगा, ये आपको कंप्लायंस कराना ही पड़ेगा। सो जब सरकार ने बोल दिया है तो नो इफ एंड बट ओनली जट, ठीक है। तो क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। आ जाओ रीड करेंगे जल्दी जल्दी। शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013 requires valuation to be disclosed in the financial statement। एफएस का मतलब क्या होता है बेटा, एफएस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसने बोला है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या होता है शेड्यूल 3, क्या होता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट आपको सुप्री सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे कंपनीज एक्ट का बहुत सारा एक रिवीजन और डेमोस पड़े हुए हैं जिसे आप रेफर कर सकते हैं, ऑफ सीए सुप्रीत अग्रवाल सर। फिर क्या होता है शेड्यूल 3, तो ये आपको सब सीए इंटर में पढ़ने मिलेगा। तो यहाँ बस ये जान लो कि अगर सरकार ने बोला है कि वैल्यूएशन करने का तो वैल्यूएशन करने का, नो चॉइस, ठीक है। तो ये है आपके 4 रीजन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। सो
हेडिंग क्या थी, व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे विस्तार में ये जाना कि कैसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमारे वैल्यूएशन को इफेक्ट करता है, जो अल्टीमेटली हमारे किसको इफेक्ट करता है, ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से क्या इफेक्ट होता है, नेट इनकम को। नेट इनकम से आपकी इनकम टैक्स और फिर सारी चीजें गलत हो जाती है। फिर सेंटीमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे शो होता है, आपके करंट एसेट में, इन द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत है तो ये फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत आएगी। फिर हमने पढ़ा था लिक्विडिटी एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा था कि लिक्विड रेशियो दैट इज क्विक रेशियो में आपको करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करना पड़ता है। सो अगर आपके करंट एसेट का मेजर पार्ट क्या है, करंट इन्वेंटरी, अगर आपकी करंट एसेट का मेजर पार्ट क्या है, इन्वेंटरी, तो आपकी क्या होगा, क्विक रेशियो गलत आ जाएगा, ठीक है, और आपकी आपकी रियलिटी पता चल जाएगी। फिर है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की, अगर कंपनी सेट इनकम टैक्स सेट या गवर्नमेंट ने आपसे बोला है कि वैल्यूएशन करना है तो वैल्यूएशन करना है, ठीक। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ योर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। यहाँ पे हमने इस बार क्या पढ़ा, व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो क्लास 1 में हमने पढ़ा था मीनिंग, क्लास 2 में पढ़ा व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अभी तक चीजें आपको हल्की हल्की बोरिंग लग रही होंगी क्योंकि अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन अगली क्लास से जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे होता है, क्या क्या उसके मेथड होते हैं, कैसे इन्वेंटरी को काउंट किया जाता है, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो फिर हम रुकेंगे नहीं, हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो स्टे ट्यून रहिए। और कहाँ मिलेंगे सर ये नोट्स, कहाँ मिलेंगे ये बोर्ड नोट्स, तो इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक है, क्लिक करेंगे और ये सारी चीजें आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।